दो तरह के सॉल्यूशंस हमने कर लिए थे, वन वाज सॉलिड एंड लिक्विड और दूसरा जो हमारा है दैट इज गैस एंड लिक्विड। तीसरी तरह का सॉल्यूशन जो हम आज करेंगे दैट इज सॉलिड एंड सॉलिड। यहाँ पे सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। एग्जाम्पल जो इसका है दैट इज अलॉयज। दो तरह के सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, वन विच इज नोन एज substitutional solutions और दूसरा which is known as interstitial solutions। substitutional solutions and interstitial solutions। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हुआ कि एक सॉलिड की जगह कोई दूसरा सॉलिड ले लेगा, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस बोलते हैं। इस पे जो सॉल्यूट होगा एंड सॉल्वेंट होगा उन दोनों का साइज सेम, ऑलमोस्ट सेम, नॉट सेम, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, तभी एक क्रिस्टल लैटिस में एक का साइज या एक को दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट कर सकता है। एग्जाम्पल आप इसके जितने भी आपके अलॉयज हैं सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ठीक है, ब्रास इज एन एग्जाम्पल वेयर ब्रास में जो आपके पास दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दैट इज कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। सो सब्स्टिट्यूशनल इसको सॉल्यूशंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्वेंट क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ कुछ प्लेसेस जो है वो सॉल्यूट सब्स्टिट्यूट कर लेती है, जैसे ये प्लेस सॉल्यूट ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसी तरह से ये प्लेस आपका सॉल्यूट ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये प्लेस सॉल्यूट ने सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो इस तरह से कुछ कुछ पार्टिकल्स की जगह या कुछ कुछ सॉलिड्स की जगह या मॉलिक्यूल्स की जगह दूसरा मॉलिक्यूल ले जाता है। अब सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस हम बनाते क्यों हैं या अलॉयज हम क्यों बनाते हैं, किसी भी एक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए। जब हम दो प्रॉपर्टीज को मिक्स करेंगे तो एक की प्रॉपर्टी अगर सपोज कॉपर की प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो जब हम जिंक उसमें डालते हैं तो वो एक हार्ड अलॉय बन जाता है, जिंक उसकी हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है। उसी तरह से बहुत सारे अलॉयज होते हैं। एक और अलॉय जो आपको पता होगा दैट इज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद स्टील, स्टील इज ऑल्सो एन अलॉय, फिर आपका gunmetal is also an alloy. So all these alloys they have better properties than the metal itself. जो interstitial solutions होते हैं उसपे एक का साइज बड़ा है और दूसरे का साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, such that जो वो छोटा वाला है वो interstitial साइज पे जाके बैठ जाता है। अब ये आपका सॉल्वेंट हो गया विच इज इन ग्रेटर क्वांटिटी, और ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूट विच इज इन लेसर क्वांटिटी। एन एग्जांपल ऑफ योर इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन इज टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड। यहां पे जो टंगस्टन एटम्स है दे आर अरेंज्ड इन face-centered cubic arrangement and the carbon atoms occupy the interstitial sites. Carbon atoms occupy the interstitial sites or octahedral holes. Okay? Or octahedral holes.
जो इस पे टंगस्टन कार्बाइड में टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज अ प्रॉपर्टी कि आपको पता है कि बल्ब्स के फिलामेंट्स वगैरह में यूज होता है, तो उसकी ल्यूमिनोसिटी एक तो बहुत ज्यादा है और इफेक्टिव करंट कैरियर भी ये है। तो टंगस्टन को और हार्ड बनाने के लिए हम उसमें कार्बन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो आपका अलॉय बना दैट इज योर जो सॉल्यूशन बना दैट इज योर टंगस्टन कार्बाइड, लिक्विड इन लिक्विड। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो कि हम ले सकते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल मींस व्हिच मिक्स इन ईच अदर टोटली, उनको हम मिक्सिबल लिक्विड्स बुलाते हैं। अगर आप अल्कोहल में वाटर डालोगे तो हमें सिर्फ उसका कलर लाइट हो जाएगा, अदरवाइज हम उनको सेपरेटली नहीं देख सकते। अनदर एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक इज HCl प्लस वाटर। तो ये आपके लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। Before going into details, let's understand a very important property of liquids, which is known as vapor pressure. Vapor pressure क्या होता है vapor pressure? हम अगर एक closed कंटेनर ले लेते हैं, उसपे हमने वाटर ले लिया, ठीक है, उसे हम हीट करेंगे। अब जब इसे हीट करेंगे, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट, सो इसके वेपर्स बनने लग जाएंगे। ये जो वेपर्स हैं ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स को टच करके कंडेंस हो जाएंगे और वापस लिक्विड बन जाएंगे। सो इसमें आपके पास दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, वन इज योर evaporation when the liquid is being converted into vapor, and the other one that is condensation in which the vapor is condensing back into the liquid. Now यहां पे हम बोल सकते हैं कि कितनी evaporation हो रही है पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बुलाएंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन। उसी तरह से यहां पे भी रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उसे हम क्या बुलाते हैं, इक्विलिब्रियम। सो यहां पे आपका एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब इस पॉइंट पे जितना भी वेपर यहां पे रह गया है वो वेपर एक प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाता है। वेपर क्या है, गैसियस स्टेट है, और गैसेस दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सर्ट प्रेशर। एक्सर्ट प्रेशर वो क्यों करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस उनके बीच में बहुत ज्यादा होते हैं, खूब हिलते डुलते रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे। जब वो उन दोनों के साथ कोलाइड करते हैं, इन द प्रोसेस वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर को हम क्या बुलाते हैं, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बुलाते हैं। तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हुआ, इट इज द प्रेशर exerted, it is the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium. Pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium, that is your vapor pressure. किस किस फैक्टर्स के ऊपर वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर डिपेंड्स, फर्स्ट इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, it will depend upon nature of the solvent. अगर forces of attraction solvent particles के बीच में कम होंगे
तो वो इजिली वेपर बनाएगा, है ना। और अगर वो इजिली वेपर बनाता है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें ईथर और हम लोग ले लें वाटर। ईथर इज योर ओके, ईथर की जगह तुम एसीटोन भी ले सकते हो। नेल पॉलिश रिमूवर तुम्हारा होता है ना, वो एसीटोन है। सो एसीटोन और वाटर, एक कटोरी में आपने वाटर रखना है, एक कटोरी में आप एसीटोन रखोगे थोड़ा सा, या अपना वो रखोगे नेल पॉलिश रिमूवर, तो क्या होगा, जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर जो है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर के अंदर है वो ज्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एसीटोन के अंदर है या ईथर के अंदर है या इथाइल अल्कोहल के अंदर है वो कम है, जिसकी वजह से वेपर ज्यादा बन जाता है किसका, ईथर का। और अगर वेपर ज्यादा बन जाएगा तो वेपर प्रेशर भी जो है वो ज्यादा होगा। ओके, सेकेंड फैक्टर इज ऑब्वियसली योर टेम्परेचर। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जाएंगे, और जितने ज्यादा वेपर स्टेट में जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो सॉरी, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका वेपर प्रेशर। वन इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और सेकेंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। सो अब हम लोग ये एक वेपर प्रेशर हमें पता चल गया क्या चीज है, तो इसी के बेसिस पे अब हम वेपर प्रेशर करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस का, बिकॉज both are liquids, both liquids they are going to exert pressure. So हम वेपर प्रेशर कर रहे हैं। Examples we have already taken, C2H5OH plus H2O, HCl plus H2O, ये miscible liquids होते हैं। और solution आपको पता है कि क्या होती है, solution is a homogeneous mixture of two components. Homogeneous means it should be in the same phase. तो सोल्यूशन जब भी हम लोग बात करते हैं लिक्विड और लिक्विड सोल्यूशन की, तो हमेशा हम मिक्सेबल लिक्विड्स को ही कंसीडर करते हैं। ऑयल और वाटर अगर हम लेंगे तो ऑयल और वाटर इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, सो इट इज नॉट अ सोल्यूशन, दे आर इमिक्सेबल लिक्विड्स। उसी तरह से पेट्रोल और वाटर अगर लेंगे तो पेट्रोल और वाटर भी क्या है, दे आर ऑल्सो इमिक्सेबल लिक्विड्स। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लेने हैं मिक्सेबल लिक्विड्स। अब अगर हम लोग लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं तो लेट्स से कि हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन ले ली A and B, we are taking a binary solution with two components A and B. The vapor pressure exerted due to A, that will be VA, है ना, and the vapor pressure exerted due to B will be PB. Now there was a scientist, a French scientist, जिसका नाम था रियोल्ट। उसने अपना एक लॉ दिया फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। उसने क्या बोला कि एट अ गिवन टेम्परेचर, for a solution of volatile liquids, for a solution of volatile liquids क्या होते हैं, जो इवेपोरेट होते हैं। For a solution of volatile liquids, the vapor pressure of each component, the vapor pressure of each component is the product of the vapor pressure of pure component and
and its mole fraction. अब कैसे इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं? इसका लॉ का मतलब क्या हुआ कि हमने दो सॉल्यूशंस ले लिए, उन दोनों सॉल्यूशंस में हमारे पास एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, दोनों वॉलेटाइल है, इसलिए दोनों बॉयल होंगे। जब दोनों बॉयल होंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा, है ना। सो जब दोनों का वेपर प्रेशर बनता है तो वो वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने किस रेशो में दोनों लिक्विड्स को लिया है। उसी के बेसिस पे अगर सपोज आपने रेशो वाटर और अल्कोहल की ली है, से 1:1 की सॉल्यूशन ली है कि आपने 50 ml वाटर डाला है और 50 ml ही आपने अल्कोहल डाला है। तो जब हम इसकी वेपर प्रेशर दोनों का मेजर करते हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि कितना हमने अल्कोहल लिया और कितना हमने वाटर लिया। तो उसी के बेसिस पे हमने क्या बोला, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कितना है पीए, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर कितना है पीबी। तो इसलिए आपका अकॉर्डिंग टू रेयॉल्स लॉ पीए क्या हो जाएगा, पीए नॉट, नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर कंपोनेंट ए जब उसमें हमने बी नहीं डाला, है ना, और इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। उसी तरह से पीबी आपका क्या आ जाएगा, पीबी नॉट इंटू एक्सपी अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोलता है डेल्टन्स लॉ? डेल्टन्स लॉ बोलता है कि अगर दो गैसेस किसी भी एक क्या कहते हैं आप बीकर में ले रहे हो या एक कंटेनर में ले रहे हो तो दोनों गैसेस जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। सो इसका मतलब अगर हम टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी तो आपका टोटल वेपर प्रेशर क्या हो गया, PA plus PB, right? So PA, let's put down the values from here. PA is equal to PA naught into XA plus PB is equal to PB naught into XB. Now we know that XA plus XB that is equal to 1, है ना। सो XA क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस XB, यहां पे हम XA की वैल्यू डाल देते हैं। सो P विल बिकम इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट इंटू XB। तो मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ XB भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इन टर्म्स ऑफ XA भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसकी भी मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करेंगे उसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, दोनों का जो वेपर प्रेशर है उस मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेयॉल्स लॉ अगर आप पूरा देखो तो रेयॉल्स लॉ आपका क्या बोल रहा है कि टोटल प्रेशर of any component can depend on the mole fraction of either of the components. X A के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और X B के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। This is what your Reynolds law is. अब ग्राफिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफिकली हम Reynolds law को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सी। ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन द वेपर प्रेशर and the mole fraction। यहां पे हमने ले लिया mole fraction of XA is equal to 1। तो अगर XA 1 है तो XB हमारा कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से यहां पे mole fraction हमने ले लिया XB is equal to 1 तो XA कितना हो जाएगा 0। तो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो हमारा XB का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है और XA का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है।
तो यहां पे इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू XA, तो प्योर हो गया वो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, PA0। उसी तरह से एट दिस पॉइंट द वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू B, PB0, राइट। अब जब हम यहां से यहां को जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हो B की इंक्रीज हो रही है। तो अगर मोल फ्रैक्शन B की इंक्रीज होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो हम लोग वेपर प्रेशर 0 से PB0 की तरफ को जा रहे हैं जहां पे सिर्फ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B एग्जिस्ट्स। उसी तरह से जब हम यहां से यहां को जा रहे हैं तो आपका X से इंक्रीज हो रहा है, तो वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज होना चाहिए, किसका, A का। टोटल वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज लाइंस, राइट। सो ये जो आपकी यहां से हम यहां जा रहे हैं ये आपका PA रिप्रेजेंट कर रहा है, PA दैट इज इक्वल टू PB रिप्रेजेंट कर रहा है, PB दैट इज इक्वल टू PB0 इंटू XP। उसी तरह से ये जो है आपका PA रिप्रेजेंट करेगा, PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। और ये जो टोटल आपका वेपर प्रेशर है P इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। सो दिस इज योर रियोल्स लॉ। अब अगर रियोल्स लॉ की हम बात करें तो हम बोलते हैं कि ऑल दो सॉल्यूशंस जो रियोल्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। तो क्या हुए हमारे आइडियल सॉल्यूशंस, दोज सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रियोल्स लॉ आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस वही हो सकते हैं जिसमें सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे आपके पास हमने बोला कि एक कंपोनेंट हमने A लिया है, एक कंपोनेंट हमने B लिया है, तो A और A के बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, B और B के बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। जब आप A और B को मिक्स करोगे तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा व्हिच इज बिटवीन A एंड B। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशंस जितने भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सारे के सारे सेम होंगे। सो यहाँ पे आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस में हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, forces of attraction between AA is equal to forces of attraction between BB is equal to forces of attraction between AB. Okay, now when all forces of attraction are same और हम लोग उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो heat change during mixing that is going to be equal to 0 or delta H mixing for ideal solutions that is going to be equal to 0. Why? Because the attractive forces are all same. तो इसलिए जब आप मिक्स भी करोगे होता क्या है, जब आप A और B को मिक्स करोगे तो A के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे, B के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे और नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे AB। अब AB फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑल आर सिमिलर, तो इसलिए देयर विल बी नो हीट चेंज। सो डेल्टा H mixing in this case that is going to be equal to 0. Also your delta B mixing is also equal to 0. Delta B mixing will also be equal to 0. क्यों? क्योंकि जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो there is going to be no change in volume, right? Examples जब हम इसके लेते हैं तो all those solutions which have same kind of you can say functional group they all fall under this category. जिसके सारे फंक्शनल ग्रुप सेम हैं तो वो सारे इसमें ही फॉल करेंगे
so examples which we can write down is N-hexane and N-heptane. दोनों ही आपके एल्केन्स हैं. They have the same functional group, hence they fall under the category of ideal solutions. Second जो आपका आ गया बेंजीन एंड टॉलीन. बेंजीन एंड टॉलीन भी दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसलिए they also fall in the same category. Third, bromoethane and iodoethane, both are halogens. ठीक है, सो इसकी भी जो आइडियल सोल्यूशन बनेगी दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे, एंड योर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. तो ये सारे के सारे इसमें फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी सेम, देयरफॉर दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट आइडियल सॉल्यूशंस. पर सारे सॉल्यूशंस हमारे आइडियल नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि हर एक में हमको पता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि आइडियल सॉल्यूशन सारे वही हैं जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है. अब अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होंगे तो वो रियोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे. सो वो रियोल्स लॉ को अगर ओबे नहीं करते हैं तो उन्हें हम एक और नाम दे देते हैं, व्हिच आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? व्हिच डू नॉट ओबे द Reol's law, which do not obey the Reol's law, are non-ideal. Non-ideal दो तरह के होते हैं. First, which we are going to study, that is known as positive deviation from Reol's law. Positive deviation from Reol's law. Positive deviation का मतलब क्या हुआ कि जो अब हमारा प्रेशर है, जैसे आपका PA है, PA ज्यादा होगा PA नॉट इंटू XA से, PB भी ज्यादा होगा PB नॉट इंटू XB से, और टोटल प्रेशर PB ज्यादा होगा PA प्लस PB से. वेपर प्रेशर इन दिस केस is more. That is why we are getting positive deviations. Vapor pressure is more. That is why we are getting positive deviations. अब वेपर प्रेशर हमारा मोर कब हो सकता है? हमारा ही सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का कब ज्यादा हो सकता है? जब आपकी AB की इंटरैक्शंस जो है वो वीक होगी. When the interactions between A and B that is going to be less. तो इसका मतलब हुआ कि अगर A और B के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लेस, तो हमने अभी पढ़ा था, तो वेपर प्रेशर आपका ज्यादा होगा, राइट? तो हम इसमें एक क्राइटेरिया ले रहे हैं कि AA इंटरैक्शंस एंड BB इंटरैक्शंस आर ग्रेटर देन AB interactions, or in other words AB interactions are weak. Therefore more vapors are formed after mixing. More vapors are formed after mixing. Obviously, अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा. In this case, delta H mixing is positive. Also, delta B mixing is positive. प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होता है ना, तो इसलिए आपका डेल्टा H मिक्सिंग भी पॉजिटिव आएगा और डेल्टा B मिक्सिंग भी पॉजिटिव आएगा. PA इज ग्रेटर देन
नॉट इंटू XA. Similarly, PB is also greater than PA naught into XB. Thus, total pressure will become greater than PA plus PB. Is it clear? So जब हम पॉजिटिव डिविएशंस शो करते हैं तो हम पॉजिटिव डिविएशंस कहां शो करेंगे? ऑन द अपर साइड ऑफ द ग्राफ. तो आपकी जो पॉजिटिव डिविएशन है इट इज शोन ऑन द upper side of the graph because more vapor pressure is being formed by such kind of solutions. More vapor pressure is being formed by such kind of solutions. जो positive deviations है वो कौन सी solutions exhibit करेगा? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट है जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है. जब हम उन दोनों को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है. तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी तो आपका जो AB इंटरैक्शन है वो क्या हो जाएगा? वीक. देयरफॉर इट विल रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशंस. एग्जांपल्स देखो इसके. नंबर 1 इज योर इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन. एक और कॉम्बिनेशन इथाइल अल्कोहल के साथ इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर. अब इसमें आप दोनों में देखो, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी. जब हमने उसमें साइक्लोहेक्सेन मिक्स किया तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई. तो बॉन्ड्स जो है वो वीक बनेंगे इन दोनों के बीच में, इसलिए ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं. उसी तरह से इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी. तो अगर वो टूट गई तो वेपर प्रेशर हमारा नहीं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद अनदर एग्जांपल व्हिच यू कैन टेक इज बेंजीन एंड एसीटोन. Benzene plus acetone. Then we come to the second type of non-ideal solutions which are known as negative deviation from. Negative deviation will show all properties opposite to the positive deviation. Over here the vapor pressure is less. Okay? इसका मतलब कि जो आपके या सॉल्यूशन के AA एंड BB इंटरएक्शंस हैं वो क्या होंगे? कम. They are less than AB interactions. Because your AB interactions are strong, what will happen? Less vapors will be created. AB interactions are strong, therefore less vapor pressure or less vapor is formed, and hence less vapor pressure is created. Due to this, delta H mixing, that is going to be negative. Delta B mixing is also going to be negative. The pressure of A is less than PA into XA. Similarly, pressure of B is less than PB naught into XB, and your total pressure is also less than PA plus PB. Examples, in this case दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके नहीं होते या होते हैं और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन
बॉन्ड्स बन जाते हैं, उसके बेसिस पे हम इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे आपका सॉल्यूशन है HCl plus water का, HCl plus water. Another combination of water we can take is with HNO3. HNO3 plus water. Then acetone and chloroform. Acetone plus chloroform, and another combination of chloroform with nitric acid. Chloroform plus nitric acid. These are a few examples of non-ideal solutions showing negative deviation. So graphically अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे, जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड पे एग्जिबिट होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। This is your XA is equal to 1. Over here, XA is equal to 0. XB is equal to 1. XP is equal to 0. XB is equal to 1. So ideal solution जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, this is your ideal solution. Negative deviation, this is your PA0, PB0. So negative deviation हम जब शो करते हैं, that is on the lower side of each graph. Lower side of each graph. Now I will ask a question from you is that कि ये वाली जो लाइन है हमारी, हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग होता है। अगर इन दोनों का वेपर प्रेशर आपका सेम होगा तो लिक्विड सेम ही हो जाएगा फिर, है ना। अगर आप A ले रहे हो, हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है A और B, तो A का वेपर प्रेशर अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और B का वेपर प्रेशर भी अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा तो दोनों लिक्विड सेम ही हो जाएंगे, दोनों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आप बिल्कुल इक्वल, है ना। तो इसमें आपके आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसा होता है कि वेपर प्रेशर हो सकता है कि दोनों का इक्वल हो, क्योंकि उसमें हमने बोला है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है they are almost the same. So there is very slight variations when we are talking of ideal solutions. That's not a much variation. लाइन तब भी टेढ़ी आएगी, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन तो होती है डिपेंडिंग अपॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बट नॉट very large. Is it clear? So this is what your Rayleigh law is. So we can point out the differences between ideal solutions and non-ideal solutions now. Let's see क्या differences हैं। What are the differences between ideal solutions and non-ideal solutions? First difference क्या होगा? हाँ, so first is Rayleigh's law, और नॉन आइडियल जो है does not obey the Rayleigh's law. Number 2, in this case, okay, delta H mixing is equal to 0, और यहाँ पे delta H mixing is not equal to 0. ठीक। Third, delta B mixing in this case is 0, और यहां पे आपकी जो delta B mixing है आपकी ही solution is not equal to 0. ओके, और एक और डिफरेंस है
AA is equal to BB is equal to AB, और यहां पे AA might be equal to BB but not equal to AB। एक और डिफरेंस है, जो प्रेशर यहां पे है आपका नहीं सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू PA plus PB। over here pressure of the solution is not equal to PA plus PB। so these are the points of differences between your ideal solutions and non ideal solutions। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में आ सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने किया लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर, रिडॉल्स लॉ हमने किया फॉर लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर। अब हम एक और मिक्सचर कंसिडर करेंगे विच इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और solution of non volatile solid in liquid। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड क्या होता है, जिसका वेपर नहीं बनेगा या जो इवेपोरेट नहीं करेगा। अब हम ले रहे हैं A कंपोनेंट A और हम ले रहे हैं कंपोनेंट B। A है हमारा सॉल्वेंट एंड B is the solute। In one beaker we are taking pure solvent, इसका वेपर प्रेशर अनऑब्स्ट्रक्टेड निकलेगा, जितना भी हम इसको हीट करेंगे इसका वेपर बनता रहेगा और वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। पर अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लेते हैं जो कि इवेपोरेट नहीं होता, तो इस तरह से अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आपके नहीं, इसके इवेपोरेट करने की कोशिश करेंगे। सो अगर ये इवेपोरेट करने की कोशिश करेंगे तो इनको बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमने ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी किसकी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की। ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब जो वेपर प्रेशर इसमें बनेगा वो वेपर प्रेशर किसकी वजह से बनेगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, सिर्फ A की वजह से। तो जो टोटल प्रेशर भी आपका होगा, आपका नहीं इसका सॉल्यूशन का, तो वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से। तो इसका मतलब कि टोटल प्रेशर जो है दैट इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट, PA0 into XA, है ना। लाइक टर्म्स को हम इकट्ठे ले आते हैं। P ये आपका किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, PS the vapor pressure of the solution upon PA0 the vapor pressure of the pure solvent, that is equal to XA। subtract both sides by 1, subtract both sides by 1, what will we get, 1 minus PS upon PA0 is equal to 1 minus XA। इसको सॉल्व कर लेते हैं, PA0 माइनस PS अपॉन PA0, 1 माइनस XA क्या हुआ, XB। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है इसमें कि प्योर कंपोनेंट जब हमने लिया तो उसका वेपर प्रेशर PA0 है और ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हमने डाला तो हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो आपकी जो टर्म PA0 माइनस PS है
जो न्यूमरेटर हम ले रहे हैं सिर्फ, दैट इज lowering in वेपर प्रेशर जो एग्जिस्ट करती है अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालें। अब इसे हम कंपेयर कर रहे हैं PA0 के साथ, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये पूरा जो आपका टर्म आ जाता है PA0 माइनस PS अपॉन PA0, बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू relative lowering in। relative का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। relative lowering in vapor pressure. So when we are adding a non-volatile solute, the vapor pressure that is decreasing, number one। और अगर हम लोग relative lowering in vapor pressure लेते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Number of moles of the solute particles।